हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदिति खत्री साइकोलॉजी क्लासेस। गाइस, हमने क्लास 11 के चैप्टर 1 एंड सेकंड को कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कवर सम टॉपिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो टिल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट अस स्टार्ट माय वीडियो। आज का टॉपिक हमारा इवैल्यूएशनल पर्सपेक्टिव है। उससे पहले मुझे ये बताइए कि हम साइकोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी में क्यों ऐड हुई है हमारी साइकोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी में हम इसलिए पढ़ते हैं, चैप्टर 1 में हमें पढ़ाते हैं साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी एज ए साइंस, साइंस की तरह है हमारी साइकोलॉजी। कैसे, जिसमें हम साइंटिफिक वे से हम ह्यूमन के बिहेवियर की, उनके मेंटल प्रोसेस की, उसकी सोल की, उसकी माइंड की हम क्या है स्टडी करते हैं एक साइंटिफिक वे से। अगर गाइस आपने मेरे चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देखें, क्योंकि साइकोलॉजी का बेस हमारा चैप्टर 1 से ही स्टार्ट होता है, राइट। तो इसमें क्या है, इवैल्यूएशनल पर्सपेक्टिव। इवैल्यूएशनल पर्सपेक्टिव से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिहेवियर क्या है। Behavior means that to act something, right? Behavior 2 टाइप में है, ओवर एंड कॉवर्ट बिहेवियर। हमने चैप्टर 1 में बिहेवियर के बारे में पढ़ा एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं। बिहेवियर में हम क्या करते हैं, टू एक्ट समथिंग, राइट। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा तो ये हुआ कि हाँ हमने बिहेवियर हमने रिएक्ट कर दिया, हमने बिना सोचे हमने ही रिएक्ट कर दिया, हमने बिहेव कर दिया, किसी को नॉर्मल किया, किसी को चाटा मारा, किसी ने कुछ किया। ये हमारा क्या है, सिचुएशन के प्रति भी हम बिहेव करते हैं, नॉर्मली हम बिहेव करते हैं टू एक्ट समथिंग, राइट। द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है इवैल्यूएशनरी पर्सपेक्टिव। इवैल्यूएशनरी पर्सपेक्टिव क्या रहता है, हर इंडिविजुअल के डिफरेंसेस होते हैं, हर इंडिविजुअल हर पर्सन में अपने आप में ही वैरी करता है, वो एक तरह से डिफर करता है, राइट। कैसे करता है, फिजिकल भी होता है और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एवरी पर्सन में क्या है, अपनी अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, अपनी ही साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल में या फिर उसकी हाइट में वो लंबा होगा, या फिर वो हाइट में शॉर्ट होगी, या फिर हाइट उसकी लेंथ में होगी, राइट। मोटा होगा, पतला होगा, थिन होगा, जैसे भी है का फिजिकल स्ट्रक्चर होगा उसका, वो सबका अलग अलग होता है। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारा इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, सबसे काम करने की जो एबिलिटी होती है वो सबकी डिफर होती है, राइट। इंट्रैक्शन होता है एक इंडिविजुअल अपने जेनेटिक फैक्टर से और अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर से। जब भी एक बच्चा, एक बेबी इस दुनिया में आता है तो इंट्रैक्शन तो होता है, जेनेटिक से तो होता ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो अपनी मदर से क्या है चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। फिर जब वो दुनिया में आता है, बाहर आता है, तो वो इन्वायरमेंट में भी अपना रोल प्ले करता है, राइट। वो अपनी फैमिली, अपनी पीर ग्रुप्स, अपने जो भी धीरे धीरे जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट में आता है वैसे ही उसका पूरा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसा भी उसका डेवलपमेंट होता है वो क्या है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। एक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है जेनेटिक में और इन्वायरमेंटल फैक्टर में, राइट। इवैल्यूएशन रेफर्स टू ग्रेजुअल एंड orderly biological changes that progress in species from pre-existing form in response to the changing adaptations demands of their physiological as well as behavior changes that occur due to the evolutionary process are so slow that they have become visible after hundreds of generations. इवैल्यूएशनरी प्रोसेस एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मान लीजिए आप पहले हम क्या थे, होमोस्पेशियन थे, ठीक है, वो हम होमोस्पेशियन थे, हमें बंदर भी बोला जाता था। काफ़ी ईयर्स मिलियंस लगे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आने, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म में आने के लिए। हम एक ह्यूमन बीइंग में हमारा डेवलपमेंट हुआ। आज हम जो भी हैं हमारे काफ़ी स्टेजेस से होकर हमारा इवैल्यूएशन
वैली बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या है डिफर करता है। हर पर्सन क्या है डिफरेंट ऑफ वेराइटीज होती है। हर पर्सन कैसे दिखता है, उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो हमने अभी पढ़ा है। हमारा जेनेटिक, हमारा एनवायरनमेंट इस सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इसमें काफ़ी मिलियन ईयर्स लगे हैं एक ह्यूमंस का डेवलपमेंट होने में, राइट। 14 मिलियन लैक 20 मिलियन एगो या फिर आपको 50,000 ईयर्स भी लग सकते हैं एक ह्यूमंस का डेवलपमेंट होने में, राइट। एंड इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव इज अ नेचुरल प्रोसेस। कैसे चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, नेचुरल इवैल्यूएशन थ्योरी, जो आपने 6th और 7th 8th क्लास में पढ़ी होगी। इन्होंने कहा कि हम अर्थ के ऊपर, जो एक अर्थ है उसके ऊपर क्या है स्पेसीज है, छोटे छोटे स्पेसीज है। स्पेसीज से वो फिश बने, फिर से वो मैमल्स, चिंपांजी, बहुत सारे स्टेजेस के बाद क्या है एक ह्यूमंस का डेवलपमेंट होता है, राइट। इसमें क्या है अगर वे इन चीज़ों से होकर, इन स्टेजेस से होकर गुजर कर अगर वो अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं तो एक ह्यूमन के डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो एक जगह रुक रहे हैं, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो पिछली स्टेजेस पे रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बहुत ही आप एक ऐसे एरिया में गए हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्या आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे? या उस जगह का जो इन्वायरमेंट है क्या आप वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे? अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हो तो आगे बढ़ जाओगे, अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो तो आप वहीं रुक जाओगे, राइट। ये स्टेजेस पे आने में बहुत ही टाइम लगता है। अप्रोक्सीमेटली 50,000 ईयर्स लगे थे इवैल्यूएशनरी पर्सपेक्टिव से क्या है, स्पेसिस से क्या है एक ह्यूमन का डेवलपमेंट होने में, राइट। सेकेंड आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक मीन्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेबीज को बर्थ देते हैं, ओके। सेकेंड आता है फीचर, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स है जब उनका डेवलपमेंट हुआ था तब उनका है बिगर एंड डेवलप ब्रेन विद इंक्रीज। जब एक ह्यूमन बीइंग का जब डेवलपमेंट हुआ तब उनकी क्या कॉग्निटिव जो भी एबिलिटी है, कॉग्निशन जो भी बिहेवियर है उनका डेवलपमेंट हुआ। उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग पैटर्न, जो भी लैंग्वेज है उनका कम्युनिकेशन के साथ करना, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, राइट। सेकेंड आता है एबिलिटी टू वॉक अपराइट ऑन 2 legs। यहाँ पर इस एज में क्या है जब मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स थे उनका डेवलपमेंट हुआ तो उनके अंदर ये भी एबिलिटी आ गई कि हमें सीधा चलना है, 2 पैरों से चलना है, दोनों पैरों से हमें चलना है, राइट। थर्ड आता है फ्री हैंड विद वर्केबल ऑपरेटिंग थंब। अपने फ्री हैंड को हम यूज करके हम कोई भी काम कर सकते हैं, अपोजिंग थंब के साथ ऐसे कैसे भी करके हम वो काम कर सकते हैं, ओके गाइस। एंड ब्रेन का वेट कितना है? ब्रेन का वेट 2.35% एंड बॉडी वेट इज हाईएस्ट अमंग ऑल स्पीशीज। ओके गाइस, इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम की, हमारे ब्रेन के सीएनएस जो हमारा ब्रेन होता है उसकी एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, जो मैसेज को रिसीव करता है और मैसेज को सेंड करता है। यहाँ से मैसेज को रिसीव किया, यहाँ आगे सेंड किया, ठीक है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम पास आउट करते हैं इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट के थ्रू, वो पास आउट होती है एक नर्व इम्पल्स के द्वारा, राइट। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन्स में ये क्या चीज़ है? सारी डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। एक ट्री है, ट्री से आप लर्न कर सकते हो, ट्री की जो भी लीव्स है वो क्या है? हमारा डेंड्राइट्स है। इसको ब्रांचेस ऑफ ट्रीज भी बोल देते हैं कई बार। ये क्या है? यहाँ से आ रही है ये क्या हमारा एक्सोन। एक्सोन के कोई मोटो मोटो सा है ना, ये वाली चीजें, वो क्या है? हमारी माइलिन से, जो इनके बीच में जो गैप है, माइलिन से और जो एक्सोन है इनके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर, राइट।
अब इसके बाद जो इसकी रूट्स निकल रही है नीचे ऐसे ऐसे करके, उसको बोलते हैं हम टर्मिनल बटन। जो इंफॉर्मेशन आई है उसको एग्रीगेट किया वो आपके दूसरे न्यूरॉन में, राइट। अब इसके अंदर जो ये क्या है, हमारी न्यूरॉन्स के जो ये पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या ये रहता है, वैसे ही न्यूरॉन्स की एक सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो उसकी बॉडी है ये क्या है, ये इसकी सेल बॉडी है, सोमा है, राइट। इसकी सेल बॉडी क्या है, इसको हम सोमा भी बोलते हैं, राइट। इसके अंदर जो पार्ट है रेड वाला ये न्यूक्लियस है, इसको क्या है, न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। फोर्थ पार्ट को हम डिफाइन करेंगे डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और दूसरे न्यूरॉन्स में पास करता है, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट। सेकेंड आता है एक्सोन। एक्सोन क्या है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है किसके साथ अटैच होता है, ये होता है सेल बॉडी के साथ अटैच होता है और मैसेज को कैरी करता है दूसरे न्यूरॉन्स में भेजने के लिए, राइट। थर्ड आता है हमारा नोड ऑफ रेनिवर। नोड ऑफ रेनिवर क्या है, जो भी एक्सोन के बीच में और माइलिन फ्लिक के बीच में जो गैप होता है, ये जो दोनों के बीच में जो गैप है उसको बोला है हमने नोड ऑफ रेनिवर, राइट। माइलिन फ्लिक क्या है, माइलिन फ्लिक को क्या बोलेंगे, जो ये मोटे मोटे जो सेल्स बने हुए हैं ना, जो एक्सोन को कवर कर रही है, जिसको हम मोटो बोलते हैं ना, उसको कहते हैं ना, पतले को मोटो ने कवर कर लिया, राइट। वैसे ही एक्सोन पतली से पतला है और माइलिन फ्लिक मोटो सा है, तो उसने क्या है, इसको कवर कर लिया, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, माइलिन फ्लिक, राइट। अब माइलिन फ्लिक के अंदर क्या है, माइलिन फ्लिक के अंदर गलिया सेल होता है, जो मदर ऑफ न्यूरॉन, कहते हैं ना मदर अपनी बेबी की केयर करती है, वैसे ही गलिया सेल क्या है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है, उसको ग्रो अप करने में सपोर्ट करता है, जो भी इसका वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। जैसे मम्मा एक बेबी की केयर करती है, सुसु पोटी जो भी करता है बेबी, उनको क्या क्लीन अप करता है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी न्यूरॉन्स के आसपास का जो भी गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, वो गलिया सेल का होता है। 90% गलिया सेल होता है, 10% हमारा न्यूरॉन होता है, राइट। सेल बॉडी या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या सेल बॉडी का क्या काम होता है, इस न्यूक्लियस के कारण ही क्या है, हमारा सेल, जो हमारा पूरा सेल है वो जिंदा रहता है, अलाइव रहता है और उसके फंक्शनिंग करता है। अगर ये सेल ना हो तो डेड है हमारा न्यूरॉन, राइट। अब आता है इसके सेल मेम्ब्रेन, जो इसकी जो पार्ट है ना, ये थी जो बॉडी, ये क्या करता है, न्यूरॉन, तुम्हारी बॉडी के अंदर सारी जगह न्यूरॉन है, सेल्स है, राइट। उसके अंदर से बाहर जो एनवायरनमेंट है ना, जो भी आउटसाइडर जो बाहर का वेस्ट मटेरियल है उसको क्या है, प्रोटेक्ट करता है, राइट। बॉडी के अंदर जो मेन फंक्शंस होते हैं, उसके बाहर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारा, उसको क्या है, प्रोटेक्ट करता है, राइट। डेंड्राइट, एक्सोन, टर्मिनल बटन। टर्मिनल बटन क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन से आई है, जो इंफॉर्मेशन एक्सोन के थ्रू आई है, वो एग्जिट करता है, यहाँ वो एग्जिट कर देता है, वो कम्युनिकेट करता हुआ क्या है, टर्मिनल बटन के थ्रू वो एग्जिट करता है, राइट। ये क्या है, इसको हम लर्न कर सकते हैं बाल से, मतलब हेयर। ये हेयर है हमारे, ये हमारी बॉडी है, ये हमारे पैर है, न्यूरॉन हो गया। एक न्यूरॉन के पैर से दूसरी इंफॉर्मेशन तय करी, फिर उसके द्वारा उसके पैर से गई, राइट। ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है। टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फर्स्ट टाइप इज सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, सेकेंड इज मोटर या इफरेंट न्यूरॉन, ओके। क्या करता है सेंसरी, ये क्या करता है, सेंस टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने कोई भी चीज को सेंस किया, जैसे मैंने अपने हाथ को टच किया, मारा, वो सेंस हुई मेरे ब्रेन के अंदर, राइट। सीएनएस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वो मैसेज गया, राइट। मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन, इट मींस सीएनएस टू बॉडी मसल्स।
मैंने अपने हाथ को मारा या मैंने अपने हाथ को टच किया, उसके अकॉर्डिंग क्या ब्रेन ने मुझे महसूस किया कि मुझे पेन हुआ, मेरी बॉडी मसल्स हो रही है, राइट। ये हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आता है नर्व इम्पल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज नर्व इम्पल्स। जो भी नर्व इम्पल्स की जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो एक फोम के रूप में ट्रैवल करती है, राइट। नर्व इम्पल्स आर मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अलोंग द डेंड्राइट। जो भी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू में, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाएगी। अगर एक न्यूरॉन ने लाइट को पास किया है तो दूसरी में भी लाइट पास करेगा, तीसरी में भी लाइट पास करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई हॉट स्टोव को टच किया है, वो आपके नर्व फिंगर्स है वहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाएगी, आपका नर्व इम्पल्स एक्टिवेट हो जाएगा। वो मैसेज क्विकली क्या करेगा, ब्रेन को भेजेगा और ब्रेन हमें मैसेज देगा कि अपना हैंड है वो डाउन करो या मूव करो, नहीं तो आपका हैंड ना जल जाएगा, राइट। वो एक तो क्या है, हमें सिग्नल मिलते गए जिससे हम अपने हाथ को गर्म चीज़ों से बचा सकते हैं, राइट। स्टिमुलस एनर्जी इज रिलेटिवली वेक, दैट इज जो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा नर्व इम्पल्स है वो जनरेट नहीं होगा, ना ही हमें वो फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टिमुलस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हाथ को, अपने हैंड को ऐसे टच किया और वो क्या है, मुझे कोई फील नहीं होगा क्योंकि मेरे लिए स्मॉल स्टिमुलस है, मैंने ओनली टच किया है, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि मैंने मारा है या मैंने अपने हाथ को टच किया है, राइट। वहाँ पे मेरा नर्व इम्पल्स क्या है, जनरेट नहीं होगा। सेकंड आता है, अगर स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट होगा और कंडक्ट भी होगा हमारे नर्वस सिस्टम में। कैसे होगा, अगर कोई आकर आपको जोर से कोई थप्पड़ लगाकर चला जाए तो वो क्या है, आपको फील होगा, दैट इज योर स्टिमुलस, वो आपको फील होगा, वहाँ पर नर्व इम्पल्स भी एक्टिवेट होगा, जनरेट होगा, आपको ये मिलेगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और आपको ब्रेन मैसेज देगा कि आपको एक जोर से थप्पड़ लगा है, वो आपको पेन हो रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट ऑल और नन प्रिंसिपल्स। हमारे नर्व इम्पल्स में एक पॉइंट आता है, इसमें ऑल और नन प्रिंसिपल बोलते हैं। Either respond completely or don't respond to all। अगर एक न्यूरॉन ने रिस्पॉन्स किया है तो दूसरा न्यूरॉन भी रिस्पॉन्स करेगा, अगर एक न्यूरॉन ने रिस्पॉन्स नहीं किया है तो दूसरा न्यूरॉन भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा न्यूरॉन था, एक यहाँ पे न्यूरॉन था, एक यहाँ न्यूरॉन था, एक इसके नीचे न्यूरॉन था। अगर एक न्यूरॉन ने काम किया तो दूसरा न्यूरॉन भी काम करेगा, अगर तीसरे न्यूरॉन ने काम किया है तो अगले भी न्यूरॉन भी काम करेगा। अगर एक न्यूरॉन ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो दूसरा न्यूरॉन भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तीसरा भी नहीं करेगा, या तो सारे करेंगे या फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड, दिस इज concept of all or none principle, right? The strength of nerve impulse remains constant along the nerve fiber। means जो स्ट्रेंथ होती है, मान लो 20 वोल्टेज के थ्रू हमारा न्यूरॉन आगे चला, न्यूरॉन ट्रांसफर हुआ, तो सारे 20 से ही होंगे, 18 से या 15 से या 21 से नहीं होगा, 20 से चले तो 20 से ही होगा, राइट। अगर वो एक पे चल रहे हैं तो एक पर होगा, दो से दो होगा, वो एक कांस्टेंट रहता है, जिस स्पीड से हमारा न्यूरॉन चल रहा है उस स्पीड से रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, तो ये न्यूरॉन था हमारा, ये इसकी बाउंड्री थी, यहाँ पे एक और न्यूरॉन था हमारा, इसके नीचे टर्मिनल बटन से, राइट। उस न्यूरॉन में और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें ए और बी और सी न्यूरॉन थे। एक न्यूरॉन था एक्सॉन के टर्मिनल बटन के बीच में छोटा सा, एक यहाँ पे था हमारा न्यूरॉन्स के ऊपर जो हमें एक्सॉन के रूप में दिखाई दे रही थी, राइट। उसमें क्या उन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप था उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, राइट गाइस। आई होप आपको न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्स, साइनेप्स
आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।